बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि शहर ओलिया में हर सू बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग का डंका है और लीग में शिरकत के लिए बैरून मुल्क से आने वाले वफूद की मेजबानी के इंतजाम अपने जोबन पर हैं। मेहमानों को मुल्तान की सकाफत, कदामत और तारीखी विरसे से मुतारिफ कराने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। कला कोहना कासिम बाग पर वाक़े तारीखी दमदमा भी धमक उठा है। आपको बता रहे हैं शहर ओलिया में हर सू बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग का डंका है। लीग में शिरकत के लिए बैरून मुल्क से आने वाले वफूद की मेजबानी के इंतजाम अपने जोबन पर हैं, जबकि मेहमानों को मुल्तान की सकाफत, कदामत और तारीखी विरसे से मुतारिफ कराने के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा सुहेरा तारिक से। जो सुहेरा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। मुल्तान शहर में बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग की धूम मची हुई है और लीग में शिरकत के लिए जो गैर मुल्की वफ्द आया है उसकी मेज़बानी के लिए मुल्तानी जो हैं वो तैयार हैं और गैर मुल्की जो वफ्द आएगा उसको मुल्तान की सकाफत, तहजीब और यहाँ की कदीम और खूबसूरत चीज़ों से मुतारिफ करवाया जाएगा। दमदमा जो मुल्तान का सबसे ऊंचा मकाम समझा जाता है, इसकी शक्ल बिल्कुल बदल कर रख दी गई है। जिले इंतजामिया ने दमदमे को चमका दिया है। दमदमे का जो बैरूनी हिस्सा है, दीवारें हैं, उन पर पेंट कर दिया गया है। अंदर भी रंगो रोगन का काम जारी है। छतों पर भी खूबसूरत काम किया गया है। कैमरामैन बिलाल आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मुल्तान शहर की जो तारीख है और मुल्तान शहर के जो अहम शख्सियात हैं, अहम जो मकामात हैं, उनके पोर्ट्रेट्स को फ्रेम्स में ढालकर यहाँ पर आवेजा कर दिया गया है। बहुत सारे नए फ्रेम्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें मज़ारात हैं, मंदिर हैं, मसाजिद और कुछ अहम शख्सियात भी हैं। इसके साथ साथ जो मुल्तान की सकाफत है, ब्लू पॉटरी है, ब्लू पॉटरी के जो गुलदान हैं, उसके साथ साथ जो दूसरी खूबसूरत चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर रैक्स में रखी गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस पर कुरानी आयतें भी तहरीर है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो रंगो रोगन का काम है वो भी जारी है। नई लाइट्स जो हैं वो भी लगा दी गई हैं और यहाँ पर आने वाले वफ्द को दिखाया जाएगा कि मुल्तान जो है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी जो तहजीब है और जिसकी जो तारीख है वो किस कदर पुरानी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जी बिल्कुल इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। और अभी आपको बताएं, मुल्तान में निश्तर अस्पताल की जानिब से कोरोना वबा के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती नर्सेज को वाजिबात अदायगी के बगैर ही फारिग कर दिया गया। नर्सेज 3 माह की तनख्वाहों के लिए लाहौर सेक्रेटेरिएट और निश्तर अस्पताल एमएस दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गई, जबकि नर्सेज की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि मुल्तान में निश्तर अस्पताल की जानिब से कोरोना वबा के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती नर्सेज को वाजिबात अदायगी के बगैर ही फारिग कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। बिलाल न्यासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, निश्तर हॉस्पिटल में कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सेस को यहाँ पर भर्ती किया गया था, लेकिन इस हवाले से जो उनको वाजिबात की अदायगी थी वो इस हवाले से नहीं की गई, जिस पर जो नर्सेज हैं वो उस हवाले से सराप एहतजाज हैं। उस हवाले से अगर हम बात करें तो 3 महीनों के हवाले से ये कुछ यहाँ पर 29 के करीब जो मेल और फीमेल नर्सेज थी उनको यहाँ पर हायर किया गया था। उसके बाद उनकी कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीनों का इजाफा किया गया था, लेकिन 6 महीनों से काम कराया गया, लेकिन उनको जो वाजिबात दिए गया वो 3 महीनों को दिया गया। उस हवाले से जो एक्सटेंशन लेटर है वो भी अभी तक निश्चय इंतजामिया की जानिब से जारी नहीं किया गया। इस हवाले से हमारे साथ वो नर्सेज मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। चलो मैडम, बताइएगा ये सारी सूरत हाल बनी, क्या मुतालबा है, कितने दिन आपने काम किया और आप निश्चय इंतजामिया क्या कहते हैं? हमें इन्होंने 3 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा और 3 मंथ की सैलरी थी और फिर इन्होंने कहा कि आप लोगों को 3 मंथ आगे एक्सटेंड किया गया है। फिर हम लोगों ने आगे कंटिन्यू रखी अपनी ड्यूटीज़ वगैरह। फिर 3 मंथ की इन्होंने हमें 6 मंथ के बाद इन्होंने हमें रिलीव कर दिया और सैलरी नहीं दी। अभी तक सैलरी नहीं दी गई, क्या कहते हैं एमएस साहब, बात हुई उनसे? जी, उनसे अभी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर बैठे हैं वो मेरी अथॉरिटी में नहीं है, मैं उनसे कम हूँ। वो मैं जिस पोस्ट पे हूँ वो मेरे उससे हाई लेवल है, तो अगर मैं उनसे बात भी करूंगा तो मैं रिक्वेस्ट करके कर सकता हूँ, जो कि मैं 2-3 दफ़ा कर भी चुका हूँ और अभी भी मैं कर दूंगा। लेकिन आगे क्या होना है ये फिर हमें नहीं कुछ भी मालूम। एक्सटेंशन किसने कहा था कि आप ये एक्सटेंड कर दिया गया 3 महीनों के लिए, वो किसने कहा था? हमें इन्हीं लोगों ने कहा था कि आप लोग एक्सटेंड हो जाएगी। इन्होंने हमें नहीं बताया कि उन्होंने इनको रिजेक्ट किया है।
ठीक है, हमसे 3 माह की इन्होंने एडहॉक बेस पे वो करवाए, साइन करवाए और हमसे 3 माह की ड्यूटीज करवा के 3 माह के पेज भी हमें दे दी गई। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ इन्होंने जो हमसे ड्यूटीज करवाई, उनकी अटेंडेंस हमारे वार्ड्स में लगी हुई हैं, इनके रोस्टर्स बने हैं उसमें भी लगी हुई हैं, जिसके 3 माह करवाने के बाद ये हमें 3 माह उन्होंने अंधेरे में रखा कि हाँ जी हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तभी जैसे ही एक्सटेंड होगा आपकी पेज रिलीज हो जाएंगी। लेकिन 3 माह के बाद इन्होंने हमें रिलीव कर दिया है और अब हमें वो पे भी नहीं दे रहे। बिल्कुल, अभी पे भी नहीं दे रहे। उस सवाल से यही कहना है कि 3 महीने से इस हवाले से जो पहले 3 महीने थे 3 माह के बाद रिलीज भी कर दिया गया, लेकिन तनख्वाहें अदा नहीं की गई। बहुत शुक्रिया, बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ डेरा गाजी खान के मकाम पर सुखेरा आराई के मकाम पर दरियाई कटाव तेजी से जारी है। तकरीबन 400 एकड़ का रकबा दरियाबुर्द हो गया। कई बस्तियां बंद न होने की वजह से दरिया किनारे पर वहां खतरे से दो चार है। मकामी किसान एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानेंगे इस हवाले से मोहसिन और मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं किसानों की जानिब से? जी, डेरा गाजी खान के मुकाम पर मौजा सुखेरा राई में इस वक्त दरियाए सिंध का कटाव तेजी से जारी है, जिसके ऊपर यहाँ के किसान, यहाँ के इलाका मकीन काफी ज्यादा जो है वो नाराज हैं और एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ हुसैन बख्श साहब हैं, यहाँ के नंबरदार भी हैं और बड़ी अहम शख्सियत है डेरा गाजी खान की। तो क्या कहेंगे, ये कब से? सर ये 5-6 साल से दरिया ने हमें बर्बाद कर दिया सर। बस हम हर किसी के साथ, सियासी आदमियों के साथ भी बात करते रहे, किसी ने सुनी। आज आपको तकलीफ दी है। आप मसला क्या है? मसला ये पानी का कटाव है। ये हमारा 450 मुरब्बे का ये मौजा है, पूरे पंजाब में पहले नंबर पर है। लेकिन अब सारा 3 मुरब्बे बचा हुआ है, बाकी सारा दरिया गर्क है। अब भी हमें यहाँ से निजात है, वो नहीं बचता। अगर 4 स्टेट में हमें लगा दें तो इंशाल्लाह हमारी वो हो जाएगी। ठीक है जी, इलाका मकीनों का कहना है कि अगर हुकूमत या इंतजामिया इसके ऊपर सीरियस नोट लें तो ना सिर्फ उनका बाकी का बचा हुआ रकबा बच सकता है, उनका गांव बच सकता है। कई बस्तियां खतरे से दो चार हैं। मोहसिन और मुल्क, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल में लोडर रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि महकमा एक्साइज की जानिब से लोडर रिक्शा की रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही। ट्रैफिक एहलकार रजिस्ट्रेशन न होने पर चालान कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नदीम मुगल। जी नदीम, बताइएगा। खानेवाल में लोडर रक्शे मालकान ने एहतजाजी मुजाहरा किया है और एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इन्होंने ये मुतालबा किया है कि ये लोडर रक्शे जो खरीद रहे हैं, जो जिसकी कीमत तकरीबन मार्केट में 2.5 से 3 लाख रुपए है, इनका महकमा एक्साइज की जानिब से लोडर रक्शों का नंबर जो है वो जो लगाया जा रहा है वो सिर्फ मोटरसाइकिल का नंबर लगाया जा रहा है, लोडर रक्शे का नंबर नहीं लगाया जा रहा, जिस पर ट्रैफिक वार्डन जो है वो इनका रोजाना की बुनियाद पर चालान भी कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि आप लोगों ने लोडर रक्शा खरीदा है 2.5 लाख मालियत से, अब महकमा एक्साइज वाले क्या कहते हैं और ट्रैफिक वालों की जानिब से वो किन मुश्किलात का सामना? वो जी जब एक्साइज दफ्तर जाते हो तो वो मोटरसाइकिल का नंबर लगा के देते हैं, तो लोडर पास का नंबर नहीं देते वो हमें। जब वो ट्रैफिक वाले रोकते हैं तो वो कहते हैं जी आपका मोटरसाइकिल नंबर लगा हुआ है, वो आए दिन चलान करते हैं, आपके पास लोडर तो है नहीं। तो यही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए, ये बात जब एक्साइज वालों से करते हैं कि अभी हमारा लोडर रक्शा है, मोटरसाइकिल नंबर क्यों लगा रहे हैं, जब ट्रैफिक वालों को बताते हैं वो मानने को तैयार नहीं होते, तो क्या जवाब मिलता है आपको? ट्रैफिक वाले कहते हैं कि लोडर का नंबर लगवाओ और एक्साइज वाले कहते हैं कि मोटरसाइकिल का नंबर लगा रहे हैं, लोडर का नंबर नहीं लगा रहे हैं। हमारे 3 दिन बाद 4 दिन बाद एक काम पे एक चक्कर लगता है, वो भी मोटरवे वाले चालान कर लेते हैं हमें, बाकी पेट्रोल लगाते हैं, बचता कुछ नहीं है। घर में आटा पूरा नहीं होता, महंगाई की सूरत हाल है, मुआशी सूरत में हाल, मुल्क बहरान का शिकार है। जिस तरह हमारा मसला हल किया जाए, हमारी यही शिकायत है। अब ये मैंने 2,60,000 का रक्शा लिया है, लेकिन इसको नंबर नहीं लग रहा, हमें क्या फायदा है इसका? आए दिन हमारे चालान हो रहे हैं, हमारे बहुत मसला इशू आ रहा है ये। जी बिल्कुल, लोडर रक्शा मालकान का ये कहना है कि उनके लोडर रक्शे को रक्षों का नंबर लगाया जाए और पास किया जाए ताकि ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से उन्हें मुश्किलात का सामना ना हो। ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात का सामना ना हो। बहुत शुक्रिया, नदीम मुगल हमारे साथ मौजूद थे। अभी बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। मुल्तान में चिकन की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 65 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। चिकन की कीमत 250 रुपए फी किलो से बढ़कर 315 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम खान। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान में चिकन की कीमतों के हवाले से बात करें तो एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमतों में फी किलो 65 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है हुकूमती नरखनामे के मुताबिक। जहां कीमत पिछले हफ्ते 250 रुपए थी, वहां कीमत जो है बढ़कर 265 हुई, 265 के बाद 275, 275 से 295 और फिर 295 के बाद सीधा 315 रुपए फी किलो जो है वो कीमत हो गई है। इस हवाले से हम दुकानदार से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे
इफेक्ट हुआ है, क्या लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? एक हफ्ते में 65 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है, क्या बताएंगे? पिछले हफ्ते कीमत 250 रुपए किलो थी, अब जो है कीमत जो है 315 रेट आ गया, क्या कहेंगे? कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो गया जी। ये रेट ज्यादा हो गया इसलिए गाहक नहीं है, मजबूरी है। रेट कम होना चाहिए। जो पिछले हफ्ते रेट था 250 रुपए, इस हफ्ते भी यही होना चाहिए। लेकिन ये फार्म वाले और डिस्ट्रीब्यूटर इन्होंने एक करके रेट बहुत बढ़ा दिया। दुकानदार बहुत परेशान है, गाहक नहीं है, सेल नहीं है, बिल्कुल वीरानी है। 315 रुपए का रेट आया हुआ है। तो ये वजह क्या बताते हैं कीमत बढ़ने की? वजह क्या बताते हैं? वजह ये बताते हैं कि माल शार्ट हो गया, बाहर पीछे आगे पीछे चला गया माल, उठाने वाले ज्यादा है, चलत ज्यादा है, लेकिन माल वही है। ये इनकी सिर्फ बेईमानी है, माल रोका हुआ है इन्होंने, इसलिए रेट बढ़ाया हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ाएं। तो बिल्कुल यही कहना है कि शहरियों के साथ साथ जो है दुकानदार भी परेशान नजर आ रहे हैं। यही कह रहे हैं कि शहरी जो दुकानदार भी परेशान है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे। नक्शा मंजूरी से कबल तामीरात शुरू करने वालों को जुर्माना करने का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर का कहना है कि कमर्शियल इमारात के कयाम से कबल छोटी और बड़ी ट्रैफिक की असेसमेंट जरूर की जाए। मजीद जानेंगे इस हवाले से अमजद मलिक से। जी अमजद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के ज़ेर सदारत आज डिस्ट्रिक्ट डिज़ाइन एंड प्लानिंग की कमेटी हुई है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर जो महकमों ने खसूसी तौर पर शिरकत की है और रोड्स के हवाले से, मुल्तान शहर के हवाले से खसूसी तौर पर बात की गई। इजलास में हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर साहब। सर बताइएगा, आज की मीटिंग के हवाले से क्या पेश रफ्त हुई है, आगे क्या करने जा रहे हैं? लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन इशू हुआ उसमें डीपीडीसी का फोरम जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इसको हेड करें। उस हवाले से ये दूसरी हमारी मीटिंग थी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने केसेस यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि जो हमारी रोड्स हैं उसकी रिक्लासिफिकेशन होनी चाहिए, जहाँ पे ट्रैफिक की इश्यूज़ हैं, जहाँ पे हमारे मेन हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हमारी ये सजेशन है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट मीटिंग में प्रॉपर ये प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि जहाँ जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा कंजेशन है और जहाँ पे बहुत हमारी सेंसिटिव जगह जैसे मेन हॉस्पिटल है, निश्तर है, चिल्ड्रन है, कार्डियोलॉजी वगैरह है, इसके आसपास हम कमर्शलाइजेशन को बैन करने का सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर होगी भी तो जो भी अप्रूवल होगी उसमें पार्किंग स्पेस जो है वो हम कंपल्सरी करेंगे और उसकी स्टडी हमारी तकरीबन 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। 2-3 दिन के बाद दोबारा इस पर मीटिंग होगी। जितने भी रोड्स हैं उसकी रिक्लासिफिकेशन होगी, उसकी सेटबैक के हवाले से भी डिसाइड होगा, पार्किंग स्पेस जो है। और स्पेशली मैंने आज ट्रैफिक ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि जो हमारे मेन रोड्स हैं उस पर जहाँ पे मेन होटल्स हैं और बाकी जो मेन प्लाजाज हैं जिनको अपनी ट्रैफिक की स्पेस देनी चाहिए, उनकी स्पेस नहीं है और वो बाहर रोड के ऊपर पार्किंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी एक क्रैकडाउन स्टार्ट करें ताकि फ्यूचर में तो हम जो भी अप्रूवल देंगे उसकी प्रॉपर पॉलिसी होगी। लेकिन जो ऑलरेडी अप्रूवल्स हो चुकी हैं, जहाँ पे ट्रैफिक की वजह से कंजेशन आ रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मुल्तान के लोगों को ट्रैफिक के इशूज़ आ रहे हैं, उस पर भी हम क्रैकडाउन कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर साहब और उनका तफसीलन ये कहना था कि आज की जो अमजद मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली नवाही इलाका जहांबाद में ट्रांसफार्मर की चोरी का मामला। ट्रांसफार्मर को खंभों से उतारकर कोयल्स और ऑयल निकाल लिया गया। करीबी मकीनों का कहना है कि एसडीओ फेस्को और एमसी इंतजामिया को इतला दे चुके हैं। 4 दिन गुजर जाने के बाद भी दोनों महकमों ने कोई अमली मुजाहरा नहीं किया। इसी हवाले से मजीद जो आपको बताएं कि बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अख्तर मजाज। जी अख्तर मजाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मियांवाली के नवाई इलाके जहानाबाद में और यहाँ पे कुछ सूरत हाल ये है कि माले मुफ्त दिले बे रहम। गुज़श्ता 3-4 रोज से यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर जो है उसको खंभों से उतार लिया गया है, उसकी कोयल्स जो है निकाल ली गई हैं। एक करीबी मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। भाई बताइएगा, ये आपने इस हवाले से कोई फेस्को या जो है एमसी वाले लोग इनको इतला की है तो क्या कहते हैं इस हवाले से? सर बिल्कुल, ये 3-4 दिन से ये जो वो है ये नीचे उतरा पड़ा है। इस हवाले से हमने एसडीओ वापडा से भी रब्ता किया, उसको भी बताया और दूसरे वापडा के जो मुलाजमीन हैं उन्हें बताया है। तो ये 3-4 दिन से पड़ा है और इसमें से जो भी कोयल्स हैं, कीमती सामान है, वो मेरे ख्याल में चोर चुरा के ले गए हैं। तो उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई इस हवाले से नहीं की। ये मतलब तबाह हो रहा है यहाँ पे।
अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो चोर हैं ये एक टेक्निकल काम है, इसको उतारना, लगाना, खंभों से इसे उतारा गया है, इसमें से कोयल्स निकाली गई हैं, आप क्या समझते हैं कि ये चोरों का काम है या कोई महकमे का बंदा इसमें मुलविस है? ये बड़ा टेक्निकल काम है सर। अभी तक इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन ये इसके बगैर, किसी महकमे वालों के बगैर नीचे उतर भी नहीं सकता। तो यही हो सकता है उन्होंने किसी तकनीकी खराबी को जोड़ने के लिए यहाँ नीचे उतारा हो, और फिर उन्होंने इसकी हिफाजत और इसके मतलब है उन्होंने ना कोई केयर ना की हो, फिर चोर इस पे पड़ गए और उन्होंने चोरी कर ली। ये भी उन्होंने चोरी कर ली। बहुत शुक्रिया। अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोट अद्दू मैप्को सब डिवीजन चौक सरवर शहीद की नाअहली, रिहायशी और कमर्शियल इलाके को मिनी ग्रिड स्टेशन बना दिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे तैमूर अतहर से। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद मोहल्ला अलीपुरा में, और यहाँ पर ये मार्केट्स और ये देगर इलाकों को जाने वाली गली है, और इस गली में मिनी ग्रिड स्टेशन के मनाजर पेश कर रही हैं। बिजली की बेहंगम और नंगे तार दीवार को छू रहे हैं, और यहाँ पर लोगों के घरों को जाने का रास्ता बंद हो चुका, क्योंकि दरवाजे के ऊपर बेहंगम तार है, नंगे तार हैं, करंट आने का खदशा, और जो तारें हैं वो इस वक्त लटक रही हैं, नीचे गिरी हुई हैं। यहाँ से जो भी शहरी गुजरते हैं खौफ के साए में गुजरते हैं। अगर मेरा ये कैमरामैन दिखाता चले तो ये लोगों की दुकानें हैं जो कि मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी हैं, और इसी के साथ ये घर है जिसका दरवाजा बंद हो चुका है। घर में जाना मुश्किल है, दीवारें जो तारें हैं वो नीचे गिरी हुई हैं। यहाँ पे कुछ रिहायशी भी मौजूद है। आप मुझे बताइएगा, आपकी दुकानें भी हैं, घर भी हैं, बिजली के बेहंगम तार हैं, लटक रहे हैं, करंट भी आ जाता होगा, जाने का भी रास्ता नहीं है, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात हैं? जी, बहुत मुश्किलात का सामना है जनाब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तारों का जो है हंगामा कितना है जनाब। इधर रोजगार मुश्किल हो गया है, घर के रास्ते बंद हैं, ये दरवाजे के सामने जनाब तारें लटकी हुई हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, वापडा अपनी मर्जी कर रही है। कई दफा शिकायतें भी दे चुके हैं, लेकिन कोई नहीं आता पीछे इसके। करंट भी तो लग सकते हैं बच्चे। जी, शॉर्ट सर्किट काफी हो चुका है काफी दफा। एक दफा यानी कि दुकान बारिश हुई तो दुकानें सारी शॉर्ट हो गई, तो इस तरह काफी मामला होते रहे यहाँ पे तारों में। कितने अरसे से इस तरह तारें गिरी हुई हैं? तकरीबन 4-5 साल से मैं तो देख रहा हूँ। तो क्यों नहीं इनको ऊंचा किया जाता? बस कोई नहीं, आवाम भी हाथ नहीं हिलाती और वापडा भी यहाँ पे नहीं पहुंची। जी बिल्कुल, ये तारें जो हैं यहाँ पर बच्चे भी गुजरते हैं, खवातीन भी है, घरों में जाना मुश्किल हो गया है, मार्केट्स हैं, दुकान शिकार हैं। तैमूर अतहर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इरासी रिकॉर्ड सेंटर में अलीपुर की मुआवजात की जमीनों का कंप्यूटर अंदराज तेजी से जारी है। इरासी कंप्यूटर अंदराज न होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है राना इमरान सईदी। जी राना इमरान सईदी, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस अलीपुर में, और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन हसन। अलीपुर में अराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अगर बात की जाए तो मुतअद्दिद ऐसे इंतकालात थे जो विरासती या जो ज़मीन परचेज़ करते थे वो कंप्यूटराइज ना हुए थे। तो इस हवाले से जो ख़रीदार थे ज़मीन के या फ़रोख्त करने वाले वो इंतहाई परेशान थे। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन हसन ने इस हवाले से अपनी तैनाती के दौरान इस पर वर्क किया। इनसे जानते हैं अब तक जो है कितने केसेस जो हैं उन पर इम्प्लीमेंट हो चुका है और वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं, और कितने केसेस जो हैं वो बाकी रह चुके हैं जिनको जो है कंप्यूटराइज में अंदराज जिनका बाकी है। सर बताइएगा, किसानों को जो यहाँ के शहरी हैं उनको इस हवाले से काफ़ी शिकायत थी कि उनके जो है अराजी जो है वो कंप्यूटराइज नहीं हुई। अलीपुर के टोटल मुआवजात कितने हैं, और जब आप यहाँ पर आपकी तैनाती हुई उस दौरान कितने केसेस थे जो पेंडिंग पड़े थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन साहब की खुसूसी हिदायत पर और उनके अपने इंटरेस्ट की वजह से हमने ये यहाँ पे काम स्टार्ट किया था। ये उन्हीं का ही इनिशिएटिव है कि जिसके अंदर यहाँ पे खेवर्ड इशूज़ हैं, ब्लॉक खेवर्ड्स थे और मिसिंग म्यूटेशंस थी, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से अवाम को यहाँ पे ज़्यादा सर्विस सेंटर के अंदर मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। मिसिंग म्यूटेशन, जबकि हमारे सेंटर 2013 और 14 के अंदर सेंटर नोटिफाई हुए हैं, तब से लेकर अब तक ये खेवर्ड इशूज़ चलते आ रहे थे तकरीबन 6 साल से, और ये वो इंतकालात थे जो किसी वजह से स्कैन होने से रह गए थे और कंप्यूटर सेंटर के अंदर लोगों की मलकियत का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2811 यहाँ पे मिसिंग म्यूटेशन थी जो कि हमने उसको डेली बेसिस पे उसके ऊपर हमारे पटवारी साहिबान भी और राज्य रिकॉर्ड सेंटर का अमला भी डेली बेसिस पे उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर हम इस फिगर को 97 पे ले आए हैं, और अब इसके ऊपर फर्दर वर्किंग जारी है। इसी तरह खेवर्ड इशूज़ 200 के करीब थे, वो भी तकरीबन हल होने के करीब पहुंच गए हुए हैं,
اور اس کے علاوہ راجی ریکارڈ سینٹر میں اور بھی جو ایشوز آتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ہماری طرف سے ہر چیزیں اسٹریم لائن ہوں، جو کہ کرونک ایشوز ہیں، جو کہ پرانے چلتے آ رہے ہیں، وہ سب ہم ایشوز ریزالو کریں تاکہ پبلک کو جتنا میکسیمم ہو سکے ہم فیسیلیٹیٹ کریں۔ بالکل جی، اسسٹنٹ کمشنر پبلک کو جتنا زیادہ ہو سکے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ عمران سعیدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رہنما تحریک انصاف روبینہ اختر کی جانب سے سینٹ نشست پر کاغذات جمع کرانے کا معاملہ، ڈاکٹر روبینہ اختر کا کہنا ہے کہ ٹکٹ دینا یا نہ دینا پارٹی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا فیصلہ ہوگا۔ مزید بات کریں گے اس حوالے سے جنید انور سے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا، مزید کیا کہنا تھا ان کا؟ جی بالکل، صدر تحریک انصاف خواتین ونگ جنوبی پنجاب ڈاکٹر روبینہ اختر کی جانب سے ابھی سینٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے کاغذات جمع کرائے گئے ہیں۔ سینٹ کی امیدوار ہیں اس ٹائم وہ، اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، مگر تحریک انصاف کی جانب سے ان کو امیدوار ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ان سے بات بھی کریں گے۔ میڈم، آپ نے کاغذ جمع کروائے، جنوبی پنجاب کے صدر بھی ہیں، کیا آپ کو پارٹی کی جانب سے کہا گیا یا آپ نے خود سے جو ہے وہ جمع کروائی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو کارکن ہوتا ہے یہ پارٹی کا اثاثہ ہوتا ہے، اور ہر کارکن کا یہ بنیادی حق ہے، اس کا سیاسی حق ہے کہ وہ آگے بڑھے اور وہ اپنی پارٹی کے لیے بھی کام کرے اور اپنے لیے بھی۔ تو اس لیے دیکھیں، یہ چونکہ ہمارا ایک سیاسی حق تھا، بنیادی حق تھا، اس لیے میں نے یہ کاغذات جمع کرائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ ٹکٹ دینا یا نہ دینا وہ خان صاحب کے ثوابدید پر تھا، اور اگر انہوں نے نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ کم از کم ان کو یہ باور کرا دیا کہ ساؤتھ پنجاب کی خواتین بھی کسی صورت جو ہے وہ باقی خواتین سے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ بتائیں آپ کا تجویز۔ جنید انور، بہت شکریہ۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ بار عہدیداران کے احتساب کا عمل شروع کر دیا گیا۔ نئے بار عہدیداران نے سابقہ عہدیداروں کے استعمال ہونے والے سالانہ فنڈز کا بینر آویزہ کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے ماہر عمران سے۔ جی ماہر عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم آج بات کریں گے ڈسٹرکٹ بار کے احتساب کے حوالے سے، خاص طور پر اور مختلف جو ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک نئی جو چیز سامنے آئی، نئی عہدیداران، نئی کابینہ کی جانب سے۔ میرا کیمرہ میں نے یہاں پہ دکھایا تو یہ جو بینرز ہے وہ لگایا گیا ہے، اور اس میں ایک سال کے دوران جو پچھلی ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداران تھے ان کا مکمل یہ ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کتنے ترقیاتی کاموں میں کتنا جو بجٹ ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اس طرح ایک احتساب کا عمل شروع کیا گیا ہے ان عہدیداروں کی جانب سے، اور ان کا کیا اس کا مقصد تھا، اور اس بینرز کے لگانے کا مقصد جو تمام وکلا آئیں اسے دیکھیں اور اپنے جو ان کا بار ہے، اس کا جو فنڈ ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بے ضابطگیاں کیا ہوتی ہیں یا اس کو شفاف کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایک اچھی چیز ہے، وکلا برادری اس کو سراہ بھی رہی ہے۔ صدر بار یوسف اکبر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، بینرز لگا دیا گیا، یہ آپ کے دور میں بھی لگے گا یا پرانا جو یہ لگایا گیا پچھلی بار کا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی خود احتسابی کا ایک عمل شروع کر رہے ہیں ہم، کہ ہم آپس میں بیٹھیں، ہمیں پتہ ہو کہ اس بار میں آیا کیا، گیا کیا، ہوا کیا اور ہو کیا رہا ہے۔ تو اس کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور پہلا سٹارٹ جیسے میں نے ٹھیکہ دیا سائیکل سٹینڈ کا، سب کے سامنے اوپن نیلامی ہوئی، شفافیت کا سارے عنصر اس میں موجود تھے۔ نیچے بار حال میں ہوا، سارے سینئرز بیٹھے تھے، سب پارٹیز وہیں آئیں، کوئی بڈ نہیں کی، اوپن بولی تھی، سب نے سنی، اور جو سنی اور جو ٹاپ پہ تھا اس کو ہی ٹھیکہ ہم نے الاٹ کر دیا۔ اسی حوالے سے جو پچھلی ایگزیکٹو کے تھے مسائل وہ بھی ہم نے بتائے، اور انشاءاللہ ہم جاتے ہوئے اپنے بار کا خود یہاں پینافلیکس اویزا کر کے جائیں گے کہ ہم نے کیا لیا، کیا کیا۔ یہ جو آپ نے بینر لگایا اس میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے طالب علموں کے لیے خوشخبری ہے، طالب علم اب فیس موبائل ایپس کے ذریعے بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید اس حوالے سے بتائیں گے الشبہ آصف۔ جی الشبہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے اسٹوڈنٹس کو ایک اچھی سہولت پرووائڈ کی گئی ہے، وہ یہ کہ اب اسٹوڈنٹ اپنی جو فیس ہے وہ ایزی پیسہ، جیش کیش اور یو پیسہ کے ذریعے جو موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید میرے ساتھ یہاں کے ریجنل ڈائریکٹر موجود ہیں کیسر عباس کاظمی، ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ جو سہولت پرووائڈ کیا ہے اس سے ان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ جی سر بتائیے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر محترم جناب ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب نے طالب علموں
की सहूलत के लिए बहुत से जहां पे बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, उसमें सबसे बड़ा स्टेप ऑटोमेशन का है। अब तमाम स्टूडेंट्स को उन्होंने ये इजाज़त दी है, एग्रीमेंट हुआ है हमारा, जिसमें तालिब इल्म अपनी जो फीस है वो चालान फार्म के साथ साथ जैज़ कैश और इजी पैसा, टेलीनार पैसा और यू पैसा की मोबाइल ऐप के ज़रिए जमा करा सकते हैं। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से तालिब इल्मों को ये कहूँगा कि उनका अगर कोई एडमिशन का मसला है, उनका रिजल्ट कार्ड का कोई मसला है और उनकी डिग्री का, सनद का कोई भी मसला है, तो वो हमारे कैंपस में राब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब जो तालिब इल्म फीस मोबाइल ऐप्स के जरिए भी जमा करा सकते हैं। अलिशबा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मनकूला या गैर मनकूला जायदाद या बैंक या वरासत की तकसीम का मामला अब अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नादरा जानशीनी सर्टिफिकेट्स हासिल करें और अपनी जरूरत के मुताबिक सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करें। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आसिम सिद्दीक जी। आसिम, बताइएगा जानशीनी सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया जा सकता है? जी, अब अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपको अगर विरासत का सर्टिफिकेट लेना है तो नादरा के पास जाएं, जानशीनी सर्टिफिकेट वो देगा और आपको वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मंकूला गैर मंकूला जायदाद की मुंतकिल के लिए। बैंक के काम है या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको विरासत की ज़रूरी है, तो वो जानशीनी सर्टिफिकेट विरासत का काम करेगा। यास्मीन हारून एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन साहबा, बड़े लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, कोर्ट में आते थे, एक लंबा प्रोसीजर होता था जो कई साल तक चलता था। अब उसको मुख्तसर कर दिया गया कि नादरा इसमें इन्वॉल्व कर देगा, जानशीनी सर्टिफिकेट देगा, तो लोग किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप है कि ये तमाम डिपार्टमेंट जो है जानशीनी वाला, ये तमाम प्रोसेस जो है नादरा के हवाले कर दिया गया है। यहाँ लंबा अरसा तो था, लेकिन ये जो सेटअप बनाया है ये बहुत अच्छा है। आपको जो जानशीनी सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई मनकूला या गैर मनकूला जायदाद के लिए ये बैंक अकाउंट कोई छोड़ जाता है, उसकी रकम लेने के लिए वारसान को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जैसे फैमिली सर्टिफिकेट बनता है, इसी तरह जो आप जाएंगे एप्लीकेशन फाइल करेंगे और वो जो है ना विदिन 15 डेज जो है अखबार इश्तिहार करेंगे, इंग्लिश उर्दू दोनों कर देंगे। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ठीक है, वरना एक एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन देगा वो अपने बाकी वारसान को बुला लेगा, वहाँ बायोमेट्रिक तस्दीक होगी और उसके बाद जो है ना वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो बैंक का अकाउंट होगा या कोई मनकूला या गैर मनकूला प्रॉपर्टी है उसका वो सबूत देगा और जो है ना वो बयान लेने के बाद उसको सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। जो लोग पहले आते जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। सरगोदा में रुकने कौमी असम्बली आमिर सुल्तान चीमा की खुली कचहरी। कसर सुल्तान कैंट में लगी खुली कचहरी में हल्का NA 91 की आवाम के मसाइल सुने गए। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। जी फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा में रुकने कौमी असम्बली आमिर सुल्तान चीमा की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई है, जिसमें हल्का NA 91 और दीगर सरगोदा के शहरियों के मसाइल सुने गए और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की गई है कि तरजीही बुनियादों पर उनके मसाइल को हल किया जाए। इस हवाले से मेरे साथ MNA आमिर सुल्तान चीमा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कितनी मुस्तफीद साबित हो रही है खुली कचहरी और क्या समझते हैं तरीके इंसाफ अवामी मसाइल के हल के लिए कितना फीसद खुश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा है कि यहाँ अवाम अपने मसाइल के लिए आते हैं और हम उनका मसाइल का जो है हल करते हैं, कोशिश करते हैं क्योंकि मसाइल हल हों। ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल ज़ाती नोयत के होते हैं, बहुत सारे मसाइल जहाँ अवामी नोयत के और तरक्याती स्कीमों के हवाले से होते हैं, डेवलपमेंट के हवाले से होते हैं। तो उस पर जैसे कोशिश होती है, जैसे डेवलपमेंट फंड्स हमें अवेलेबिलिटी पे इन्हिसार होता है और बाकी लोगों के जो ज़ाती काम है वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम कोशिश करते हैं और वो काफ़ी हद तक उनका जो तदारक होता है और हो जाता है। और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो कि उनका हल नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ पे लड़ाई झगड़ों का इंतशार होता है, तो फिर उस हवाले से हम सुलह सफाई के हल्के में बुनियादी मसाइल क्या हैं? बहुत शुक्रिया।